हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर बेटर एंड सेफ एट योर होम। स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक में जीन जैक्स रूसो का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने हॉब्स और लॉक को पढ़ा था, उसी क्रम में आज हम रूसो का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने रूसो का नाम सबने सुना होगा कि हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों का नाम एक साथ ही लिया जाता है, क्योंकि सामाजिक समझौता सिद्धांत के ये तीनों प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं। जैसे कि हॉब्स, लॉक के साथ जीन जैक रूसो का नाम भी जुड़ा हुआ है, लेकिन जो रूसो का दर्शन है वो हॉब्स और लॉक से एकदम भिन्न है। क्योंकि जहाँ हॉब्स के निरंकुशतावादी स्वरूप का प्रतिपादन हमने देखा था कि वो निरंकुशतावादी स्वरूप को महत्व देता है, वहीं लॉक सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का उद्घाटन करता है, और वहीं रूसो का नाम लोकतंत्रवादी चिंतन के साथ में जुड़ा हुआ है। उसके विचारों का ही प्रभाव था कि फ्रांस में क्रांतिकारियों को प्रेरणा मिली और फ्रेंच क्रांति के साथ रूसो का नाम अविच्छिन्न रूप से जुड़ गया। रूसो की रचनाओं में सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक सबसे महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय रचना है। इस अमर ग्रंथ में उसके राजनीतिक विचारों का निचोड़ निहित है। इस ग्रंथ में वह सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। रूसो के राजनीतिक चिंतन में व्यक्तिवाद, समाजवाद, निरंकुशवाद और लोकतंत्र संबंधी विचार एक साथ दिखाई देते हैं। बर्गसन के शब्दों में, देकार्त के बाद मानव पर सबसे अधिक प्रबल प्रभाव रूसो का है। उसने अपनी मौलिक प्रतिभा की छाप राजनीति, साहित्य, शिक्षा और धर्म सभी पर छोड़ी है। रूसो को स्वतंत्रता और लोकतंत्र का अग्रदूत कहा जाता है। राजनीतिक विचारों के इतिहास में समानता और सामान्य व्यक्ति के विकास की भावना से कोई विचारक इतना घनिष्ठ रूप से संबद्ध नहीं है जितना कि रूसो है। उसका एक अमर वाक्य है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। आज भी स्वतंत्रता का सिंहनाद है। अब हम इसके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। रूसो का जन्म 28 जून 1712 को जिनेवा में हुआ। उसके पिता का नाम आइजक रूसो था, जो अत्यधिक बुरे नेचर का था। उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। उसकी माता की जो मृत्यु है वो बहुत थोड़े समय में ही हो गई थी। मतलब रूसो बहुत छोटे थे तभी उनकी माँ का देहांत हो गया था। उनके पिता एक घड़ीसाज थे, पर नृत्य में उनकी इतनी रुचि थी कि उसके विशेषज्ञ बनने की धुन में वह अपना व्यवसाय छोड़ चुके थे। रूसो ने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ठोकरें खाई, बहुत कठिनाइयों का सामना किया। जब रूसो केवल 10 वर्ष के थे तो उनके पिता ने झगड़े में किसी व्यक्ति को बुरी तरह से घायल कर दिया और दंड के भय से वे जिनेवा छोड़कर भाग गए, और जाने से पहले रूसो को अपने चाचा के पास छोड़ गए। वहीं रूसो ने अपनी पढ़ाई की। यहाँ पर उसे खुदाई का काम सीखने के लिए एक व्यक्ति के पास रखा गया। वह व्यक्ति उसे कार्य सिखाने के लिए अत्यंत निर्दयपूर्वक पीटता था। एक दिन रूसो अपने स्वामी की दुष्टता से तंग आकर घर से भाग के चला गया। तो रूसो ने अपने जीवन काल में बहुत कठिनाइयों का सामना किया। अब हम जानेंगे रूसो की रचनाएं। डिस्कोर्सेस ऑन द मॉरल इफेक्ट्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेस, ये इसकी उल्लेखनीय रचनाओं में से एक है। नेक्स्ट है डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेटर्स डे ला मॉन्टेन, द इमाइल और कन्फेशंस। ये प्रमुख 7 रूसो के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, जिन्हें आप याद कर लीजिए, क्योंकि इनसे संबंधित छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर वाले, वो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब आता है रूसो का राजनीतिक विचार।
यद्यपि हॉब्स और लॉक की तरह रूसो भी समाज और राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थक है, तथापि उसका उद्देश्य उसकी तरह व्यक्तिवाद और प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करना मात्र नहीं था। इनके विपरीत रूसो समाज के नैतिक पतन के प्रति अत्यधिक चिंतित था और चाहता था कि इस अभिशाप से मुक्त होकर मनुष्य का जीवन पुनः नैतिक दृष्टि से उच्च हो जाए। अतः वह समाज और राज्य का आदर्शवादी दृष्टिकोण से विवेचन करता है और इसी आधार पर मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करता है। रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अपने समझौता सिद्धांत का विस्तार से प्रतिपादन किया है। इनके प्रमुख विचार इस प्रकार है। इसमें आएगा आपका मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, समझौते का कारण, सामाजिक समझौता तथा राज्य का स्वरूप और सामाजिक समझौते की विशेषताएं। स्टूडेंट्स, हमने जब हॉब्स और लॉक पढ़ा था तो हमने दोनों के द्वारा दिया गया मानव स्वभाव का अध्ययन किया था। जहाँ हॉब्स कहता है मनुष्य पार्श्विक प्रवृत्तियों से युक्त है, वहीं लॉक का कहना है कि मनुष्य में दया, सहयोग, करुणा, परोपकार, शांति, प्रेम आदि गुण होते हैं। अब हम देखना है कि रूसो इसके बारे में क्या कहता है। तो रूसो की रचनाओं में मनुष्य का चित्रण एक ऐसे तनावग्रस्त व्यक्ति के रूप में है जिसका तनाव रहित अतीत एक तनाव मुक्त भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देता है। इस तनावग्रस्त व्यक्ति की दो वृत्तियां हैं, स्वार्थ और परमार्थ, जो आपसी कश्मकश में रहती हैं। इस तनाव में से चेतना का जन्म होता है। रूसो के अनुसार चेतना एक नेत्रहीन इच्छा है जो शुभ कर्म करना तो चाहती है परंतु यह नहीं जानती कि शुभ कर्म क्या है। इसलिए मनुष्य की आत्मसिद्धि के लिए रूसो विवेक का सहारा लेता है। विवेक अच्छाई और बुराई में अंतर स्पष्ट करता है। इन तत्वों के आधार पर रूसो दो प्रकार के व्यक्ति का चित्र प्रस्तुत करता है। एक है अप्राकृतिक व्यक्ति जिसमें स्वार्थ और परमार्थ युद्धरत हैं, जिसकी चेतना अंधी है और विवेक पथभ्रष्ट है। ऐसा व्यक्ति लगातार भटकता रहता है। और दूसरा है प्राकृतिक मनुष्य जिसमें या तो तनाव पैदा ही नहीं हो या जिसमें शक्तिशाली विवेक और अडिग चेतना के द्वारा आत्महित और परमार्थ में सामंजस्य बिठा लिया गया हो। तो रूसो के अनुसार आदिम मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें यह तनाव पैदा ही नहीं हुआ था। वह प्रसन्न और संतुष्ट था। पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की तरह वह पैदा होकर प्राकृतिक रूप से ही समाप्त हो जाता था। तो रूसो के अनुसार सभ्यता के उदय और विकास के साथ साथ मनुष्य की तनावग्रस्तता बढ़ती गई। रूसो के विचार में समकालीन सभ्यता एक तनावग्रस्त सभ्यता है। यह मनुष्य को प्रफुल्लित रखने वाला बाग नहीं बल्कि एक कैद है। इसलिए मनुष्य की इच्छा है कि वह ऐसी सभ्यता निर्माण करे जो प्राकृतिक मनुष्य की सभ्यता हो और जहाँ उसके स्वार्थ और परमार्थ में चेतना और विवेक के अनुसार समन्वय हो सके। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक अवस्था। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य प्रकृति की गोद में रहता था। उसका जीवन पशुओं जैसा वह एकाकी था। वह अपना जीवन वनों में विचरण करके बिताता था। किसी व्यक्ति का कोई घर नहीं था और कोई संपत्ति नहीं थी। मनुष्य अपने प्रकृति की सादगी और परमार्थ की भावना के साथ उसमें सादगी से रहता था। इस अवस्था में सब समान थे तथा अपने अपने जीवन के स्वामी थे। कोई कलह, द्वेष, मारपीट नहीं थी, कोई सभ्यता नहीं थी, कोई संस्कृति नहीं थी। मनुष्य एकांत में सुखी बेपरवाह जिंदगी जी रहा था। न ही वस्त्र धारण करता था और न ही भाषा का कोई माध्यम था। इस प्रकार रूसो के अनुसार प्राकृतिक मनुष्य एकाकी, स्वतंत्र, नैतिक अनैतिक भावनाओं से मुक्त, निस्वार्थ, संपत्ति और परिवार से रहित आदिम स्वर्ण युग की स्वर्गीय दशा में रहता था। नेक्स्ट आता है समझौते का कारण। प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवस्था थी जहाँ मनुष्य एक मासूम, निर्दोष और निर्मल पंछी की तरह प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेता हुआ स्वच्छंदता पूर्वक विहार करता हुआ मस्त जीवन व्यतीत करता था। उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। उसका जीवन शांतिपूर्ण और सुखी था। परंतु वह ये जो स्वर्णिम अवस्था है अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकी। मानव में ज्ञान की वृद्धि हुई। मनुष्य को अग्नि का ज्ञान हुआ। कुछ मोटे ढंग के हथियार और औजार अस्तित्व में आए। लोगों का घुमक्कड़ वंचर मनुष्य जीवन छूट गया और वे निश्चित स्थान पर बसने लगे। स्त्री और पुरुष का आकस्मिक मिलन कुछ स्थायी होने लगा और परिवार भी अस्तित्व में आए। मनुष्य में पारिवारिक के साथ साथ संपत्ति बनाने की इच्छा जागृत हुई। व्यक्तिगत संपत्ति की मान्यता के कारण लोगों में परस्पर कलह, द्वेष, हिंसा, युद्ध आदि का
प्रादुर्भाव हुआ। संपत्ति संबंधी सर्प मानव समाज में पैदा हो गया और उनकी सुख शांति काफिर हो गई। संपत्ति के कारण ही धनी व निर्धन का भेदभाव उत्पन्न हुआ। इसमें उदात्त व नेचर नोबल सेवेज की स्वाभाविक समानता स्वतंत्रता समाप्त हो गई और दास प्रथा आदि बुराइयां उत्पन्न हो गई। व्यक्तिगत संपत्ति ने प्राकृतिक अवस्था की शांति भंग करके एक ऐसा सभ्य कहे जाने वाले समाज को जन्म दिया जिसमें मनुष्य से मनुष्य की सादगी, ईमानदारी, समानता, परमार्थ की भावना छीनकर उसे इंसानियत का दुश्मन, संपत्ति का भूखा, स्वार्थी, घमंडी बना दिया। अतः सभ्यता, सभ्य समाज, विज्ञान, संपत्ति आदि मनुष्य की दुश्मन है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने लास्ट में पैराग्राफ पढ़ा है समझौते का कारण, ये अपने आप में इतना सारगर्भित है कि आप इसी को पढ़ने से ये समझ जाएंगे कि रूसो के अनुसार मानव जीवन कैसा था, मानव का स्वभाव कैसा था, प्राकृतिक अवस्था कैसी थी और कैसी कैसी कंडीशंस थी, जिसके बाद स्टेप बाय स्टेप पहले मनुष्य क्या था, अग्नि का ज्ञान हुआ मनुष्य को, हथियार अस्तित्व में आए, लोगों का घुमक्कड़ और वंचर जीवन छूट गया, धीरे धीरे परिवार अस्तित्व में आए, फिर संपत्ति अस्तित्व में आई और मनुष्य में परिवार के साथ साथ संपत्ति बनाने की जो इच्छा है वो जागृत हुई और इस प्रकार से लड़ाई, द्वेष, हिंसा, युद्ध का जन्म हुआ और इन सारी चीज़ों से मनुष्य की जो सुख और शांति थी वो धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। तो रूसो के अनुसार सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ दरिद्रता, शोषण, हत्या और बीमारी बढ़ती चली गई। युद्ध और तनाव ने मनुष्य को हिंसक बना दिया जिससे समाज की वह दशा हो गई जो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में थी। मतलब जब परिवार और संपत्ति अस्तित्व में आई तो लोगों का आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और वो एक ऐसी दशा वापस से आ गई जो कि हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था थी। रूसो के शब्दों में है कि समाज और राज्य का उदय ऐसा था जिसने गरीबों को नई जंजीरों में बांध दिया और अमीरों को नई शक्ति दे दी, जिसने प्राकृतिक स्वतंत्रता को बिल्कुल नष्ट कर दिया, संपत्ति के कानूनों को बनाकर असमानता को जन्म दिया और कुछ महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के लाभ के लिए सारा मानवता को सदा के लिए मजदूरी, गुलाम और दयनीय स्थिति में धकेल दिया। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य की बेड़ियों या परतंत्रता मनुष्य को व्याकुल करने लगी और वह इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो उठा। तो रूसो का स्पष्ट मत है कि मनुष्य ने स्वयं ही अपनी खुशियों को समाप्त किया, समानता का, स्वतंत्रता का गला घोट दिया और इसलिए एक समझौता हुआ। इसमें क्या हुआ कि प्रकृति की ओर चलो, वो कहता था कि हमें हमारा अज्ञान, हमारा भोलापन, हमारी गरीबी लौटा दे, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। परंतु रूसो को इस बात का निश्चय हो चुका था कि नागरिक समाज से प्राकृतिक अवस्था की ओर लौटना असंभव है। अतः अब वह प्रकृति की ओर लौटना चालने का आह्वान नहीं देता। तो मतलब ऐसी कंडीशन आ गई थी कि जैसे हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था थी, मतलब माइट इज़ राइट हो गया था